कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी 8 नंबर एक्सरसाइज लेकर के आए हैं गोधूली भाग 2 से, और ये हम लोग बिल्कुल देखते चलेंगे। टोटल का टोटल एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी का गोधूली यानी कि लेकर के आए हैं गोधूली भाग 2। और बिल्कुल बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो खासतौर पे ये बेहद बढ़िया है। चलिए शुरुआत हम लोग जो करने वाले हैं, और ये है 8 नंबर एक्सरसाइज जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। अब इसके बारे में अगर जाने तो इसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज यानी कि लेखक के बारे में कुछ पाठ परिचय हम लोग जानेंगे और बिल्कुल शुरुआत करेंगे। और पूरा का पूरा पाठ का यानी 8 नंबर एक्सरसाइज है जीत जीत मैं निरखत हूँ, इस पूरे पाठ का निचोड़ आपको एक ही वीडियो में पूरे के पूरे क्लियर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत अगर करेंगे तो ये देखेंगे पंडित बिरजू महाराज यानी जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक है पंडित बिरजू महाराज, और इनके जीवनी हम लोग जानेंगे संक्षिप्त जानकारी में। अगर बात करें इनके जन्म की तो जन्म हम लोग समझेंगे कि 4 फरवरी 1938 ईस्वी में लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। 4 फरवरी 1938 ईस्वी लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। और बिल्कुल याद रखेंगे सरकारी हॉस्पिटल में जफरीन हॉस्पिटल में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? जफरीन नाम का अस्पताल है, सरकारी हॉस्पिटल है जफरीन नाम का अस्पताल, उसमें इनका जन्म हुआ था लखनऊ में। यह अपने माता पिता के सबसे अंतिम यानी सबसे लास्ट यानी सबसे छोटा बच्चे थे, यानी सबसे छोटा लड़का थे। इनके 3 भाई बहन थे, 3 बहनें थी, और तीनों के तीनों बहन बहुत ही बड़े बड़े इनके थे, यानी कि लंबे समय के अंतराल में इनका जन्म हुआ था। यानी 3 जो बहनें थी उनका पहले जन्म हो चुका था और उनके बाद काफी दिनों के बाद इनका जन्म हुआ था पंडित बिरजू महाराज के। तो 3 बहनों के सबसे लंबे अंतराल के समय यानी लंबे समय के अंतराल के समय में इनका जन्म हुआ था। आगे अगर बात हम लोग करें तो ये देखेंगे पाठ परिचय में। पाठ परिचय में कुछ खास नहीं दिए हैं, बस नॉर्मल चीज है जो आप लोग समझिएगा, सिर्फ लेखक और अथी के नाम है ना, चैप्टर के नाम। कहता प्रस्तुत पाठ जीत जीत मैं निरखत हूँ, यानी प्रस्तुत पाठ है पाठ जो है जीत जीत मैं निरखत हूँ, जिसके लेखक अगर बात करें तो लेखक है पंडित बिरजू महाराज। और इनके शिष्या की अगर बात करें तो शिष्या मतलब स्टूडेंट होता है। शिष्या मतलब क्या? स्टूडेंट। तो कहता है कि पंडित बिरजू महाराज के स्टूडेंट यानी रश्मि वाजपेयी से हुई बातचीत के दौरान जो बातचीत होता है उसी को यहाँ पर लिखा गया है, यानी उसी का अंश इसमें मिलता है। अगर बात करें हम लोग शुरुआत तो पाठ का सारांश बिल्कुल शुरू से देखेंगे और इसका कुछ उदाहरण जो होता है जिसको कह सकते हैं परिचय के रूप में, तो परिचय पहले समझ लेंगे। अब देखिए पाठ का परिचय अगर देखेंगे पाठ का सारांश में, तो प्रस्तुत पाठ जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसमें एक साक्षात्कार है। बिल्कुल याद रखेंगे, अगर कोई भी आपसे पूछे कि जीत जीत मैं निरखत हूँ ये क्या है, ये कौन सी विद्या है, एक कहानी है, कविता है, या निबंध है, या कुछ और चीज है, इसके बारे में भाषण है या कुछ और है, ये आपको पूछना है। तो ये आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि क्या है, किस विद्या से है। तो बिल्कुल याद रखेंगे ये एक साक्षात्कार है। क्या है? एक साक्षात्कार है। अब कहता है कि प्रस्तुत पाठ जीत मैं निरखत हूँ, ये साक्षात्कार के माध्यम से पंडित बिरजू महाराज की जीवनी, उनका कला प्रेम तथा नृत्य कला के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियां पर प्रकाश डाला गया है। अगर इन्हीं के बारे में अगर बात करें तो ये देखेंगे कि बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था, और वो भी में लखनऊ में। कहा हुआ था? लखनऊ जफरीन अस्पताल में। याद रखिएगा जफरीन अस्पताल में इनका जन्म हुआ था। और ये अपने माता पिता के सबसे अंतिम संतान थे, और इनका जो जन्म हुआ था तो इनके 3 बहनों के लंबे अंतराल 3 बहनों के बाद लंबे अंतराल के बाद इनका जन्म हुआ था। 3 बहनों के बाद जो इनका जन्म जो है 3 बहनों के बाद लंबे अंतराल के बाद इनका जन्म हुआ था। आगे अगर बात करें जब इनका जन्म हुआ था तब इनके माता का एज जो है लगभग में 28 वर्ष थी। जिनके जन्म के बाद यानी कि इसका जिस दिन जन्म हुआ था पंडित बिरजू महाराज का, उस टाइम इनके माता का एज उम्र जो है लगभग 28 वर्ष थी। और इनके सबसे बड़ी बहन की अगर बात करें तो वही 15 साल की थी। अब सोच सकते हैं कि इनकी बड़ी बहन का एज 15 साल और उनके माता का एज 28 साल, उस समय जिस समय इनका जन्म हुआ था। यानी इनके बड़ी बहन से उनकी मम्मी जो है ये मात्र 13 वर्ष बड़ी है। देखिएगा इनके जन्म के समय के बात की अगर करें तो इनके माता का उम्र 28 वर्ष और के करीब मतलब लगभग में था। और इनकी बड़ी बहन की अगर बात करें तो बड़ी बहन 15 साल की थी। ये कह सकते हैं कि बड़ी बहन 15 है और इनकी माता का ना 28 वर्ष के एज के हैं, यानी माता जो है 13 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष? 13 वर्ष बड़ी है। ये आप कह सकते हैं कि जब 13 वर्ष के बड़ी में
13 बरस के उम्र में जब ये अपने बड़ी लड़की का जन्म दिए थे, उस टाइम तो इनका शादी कब हुआ था, यानी इनका शादी जो इनके माता का शादी बचपन में हो चुका था। क्योंकि हम कह सकते हैं कि 1-2 साल पहले तो शादी वैसे भी हुआ होगा, क्योंकि 1-2 साल के बाद ही किसी का जन्म होता है। तो 1-2 साल पहले यानी कि 10-11 के आसपास में इनका जन्म मतलब शादी हुआ था उनके माता का। उसके बाद जाकर के 2-3 साल के बाद या 4 साल के बाद जब इनके बड़ी लड़की का जन्म हुआ होगा, तो ये कह सकते हैं कि इनकी 15 साल एज था और इनकी से 13 वर्ष मात्र इनके माता बड़ी थी। आगे अगर बात करें तो इनके पिता की अगर बात करते हैं, पिताजी जो थे प्रख्यात मतलब प्रसिद्ध नर्तक मतलब होता है डांसर, या कह सकते हैं कि नाचने वाला, नचनिया कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि उनके पिता प्रख्यात यानी प्रसिद्ध नर्तक थे यानी डांसर थे, और इन्हें नृत्य कला के मतलब होता है कि डांस यानी कि प्रेमी थे। क्या थे? डांस प्रेमी, यानी डांस कला के, डांस आर्ट के ये प्रेमी थे। कहता है कि नृत्य कला इनको विरासत में मिली थी। अब विरासत के मतलब क्या समझेंगे? विरासत मतलब जो हमको जो मिला है, जो चीज मिला है वो हमारे पिताजी थे, वही चीज उनके दादाजी थे, और वही चीज उनके परदादा, यानी कि परदादा, दादा, पापा, और उसके बाद हमें अगर मिला जो काम, तो समझेंगे कि वो हमें विरासत में मिला है। या कोई अगर सोना है तो सोना हमारे दादा को मिला, दादा हमारे पिताजी को दिए, पिताजी हमको दिए, तो ये समझे कि वो सोना हमें विरासत में मिला है जो हमारे पूर्वजों ने दी। तो इनको जो है ये नृत्य की कला ये विरासत में यानी कि पूर्वजों से मिली है। तो ये पूर्वजों से मिली। उसके बाद ये अपने पिताजी के साथ रामपुर के नवाब के दरबार में नृत्य कार्यक्रम में जाया करते थे। यानी जब इनके पिताजी प्रेमी थे नृत्य कला के, तब इनके पिताजी रामपुर के नवाब के यहाँ डांस करते थे, यानी कि नाचने के लिए जाते थे। तो उनके पीछे पीछे ये पंडित बिरजू महाराज भी जाया करते थे और वहीं पर जाकर के कुछ सीखे। कहता है कि जब 6 साल के, मात्र 6 साल के वो थे, तो वहां के नवाब को ये बहुत ज्यादा पसंद आए और उनके प्रिय हो गए। कहता है कि मात्र 6 साल की उम्र में ही पंडित बिरजू महाराज हैं, तब बिरजू जी कौन? बिरजू जी नवाब साहब के प्रिय हो गए। प्रिय मतलब खास हो गए, इतना अच्छा डांस करते थे कि उनके डांस के लिए खास हो गए, और इसीलिए इनको बिल्कुल सैलरी भी फिक्स कर दी गई थी। सैलरी मतलब पेमेंट कर सकते हैं कि इनको पेमेंट जो सैलरी होता है वो भी बिल्कुल क्या कर दिया गया था? फिक्स कर दिया गया था। कहता कि इसीलिए ये अपने पिताजी के साथ वहां जाना पड़ता था। ये इतने खास हो गए थे, प्रिय हो गए थे कि मजबूरी में कहिए या जो कह सकते हैं कि उनको अपने पिताजी के साथ में जाना पड़ता था और नाचना पड़ता था, जाना पड़ता था और नाचना पड़ता था। और इतनी कम उम्र में ही इनकी तनख्वाह यानी कि सैलरी जो है वो निश्चित कर दी गई थी, फिक्स कर दी गई थी। आगे अगर बात करें तो इस नौकरी से छुट्टी पाने की इच्छा प्रकट की। यानी इन्होंने बोले, यानी कि नवाब साहब को, कि मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, नौकरी को छोड़ने के लिए अपना इच्छा जो है वो प्रकट किए कि अब नौकरी हम नहीं करेंगे, नौकरी क्या करेंगे, अब छोड़ने वाले छोड़ देंगे। तो नवाब साहब ने फरमान जारी कर दिए। नवाब साहब ऑर्डर दिए या आदेश कह सकते हैं, एक फरमान जारी कर दी कि जब ये लड़का नहीं रहेगा तो उसके पिता भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। यानी कि अगर ये 6 साल का जो लड़का है पंडित बिरजू महाराज, ये अगर नौकरी पे नहीं रहेंगे यानी कि वो नहीं नाचेंगे, तो उनके पिताजी को भी नौकरी से हटा दिया जाएगा, वो भी यहाँ पर डांस नहीं करेंगे, है ना। यदि लड़का नहीं रहेगा यानी वही नहीं नाचेगा तो उनके पिताजी भी नौकरी से क्या कर दिए जाएंगे? हटा दिए जाएंगे। और इस आदेश को सुने तो उनके पिताजी बहुत खुश हुए कि हमें भी नौकरी से निकाला जा रहा है। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होकर के और गए हनुमान जी के पास और क्या चढ़ाने लगे? प्रसाद चढ़ाए, लड्डू चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाया और तथा मिठाइयां भी सबको बांटे। जब किसी का नौकरी लगता है तब मिठाई बांटता है, और इनका जब नौकरी छूटा तब ये मिठाई बांटना शुरू किए। सोचने वाली बात है, आगे समझेंगे। कहता है कि बिरजू महाराज कहते हैं कि उन्हें नृत्य कला की तालीम जो है, तालीम मत कर सकते हैं कि सीख, विद्या या नृत्य कला की जो विद्या है कुछ क्लास में मिला, यानी कुछ पढ़ करके यानी क्लास में पढ़ने गए तब जो सीखे। कहता कुछ लोगों के द्वारा कहते हुए सुने, यानी कुछ लोग कहते थे तब सीखे, सुन करके सीखे और देख करके भी सीखा। जैसे कोई होता है ना, कोई चीज मतलब हम गाना, अगर कोई सिंगर है तो गाना कोई देखिएगा, कोई के मुंह से सुनेगा तब उस
सीखता है, किसी को गाते हुए देखता है तब सुनता है, या वो जाकर के खुद रिहर्सल करके क्लास में या म्यूजिक जो अथी होते हैं इंस्टीट्यूट वहां पर जाकर के सीखता है। तो वही काम इनका हुआ कि इन्होंने एक कहते हैं पंडित बिरजू महाराज कि उन्हें नृत्य का जो कला है, तालीम जो है वो कहाँ मिला, एक क्लास में कुछ सीखे, कुछ लोगों के द्वारा कहते हुए सुन करके कहते हुए सीखे, उसके बाद सुनते हुए सीखे और देख करके भी सीखा। इसके साथ जहां जहां पिताजी जाते थे उनके साथ जाया करते थे, जहां जहां इनके पिताजी जाते थे उनके साथ में ये भी जाया करते थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज। और उनके साथ जाया करते थे और कार्यक्रम में भाग भी लेते थे, यानी कि जहां डांस होता था तो ये जाया के साथ में जाकर के बैठते नहीं थे, वो जाकर के खुद भी डांस किया करते थे, यानी खुद भी भाग लेते थे। आगे अगर बात करें तो पिता की मृत्यु हो गई बाबू मात्र 54 साल के एज में। कितने साल के एज में? 54 साल के एज में उनके पिताजी के मृत्यु हो गई, और वो भी लू लगने की वजह से। लू यानी कि अगर हम लोग बिहार के भाषा में समझे तो लहर कह सकते हैं। लहर किसको कहते हैं? जो गर्मी के मौसम में जो गर्म हवाएं चलती है उसको हम लोग लू कहते हैं। तो उसी से इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। कहता है कि पिता की मृत्यु मात्र 54 साल के उम्र में लू लगने से के कारण हो गई। कहता कि वे सहनशील व्यक्ति थे, ये जो है ये बहुत ज्यादा क्या है, सहनशील व्यक्ति थे। अपना दुख किसी के सामने नहीं कहते थे, अपना दुख किसी को नहीं बताते थे, नहीं कहना पसंद करते थे, है ना। और वे अति प्रिय व्यक्ति थे। वे जो है ये बहुत ज्यादा क्या थे? अति प्रिय व्यक्ति। कौन? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज बहुत ही क्या थे? अति प्रिय व्यक्ति थे। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये देखेंगे कि पिता की मृत्यु के बाद, यानी इनके पिताजी की मृत्यु कब हो गया था? 54 साल के एज में। जब 54 साल के एज में इनकी मृत्यु हो गया तब मृत्यु के बाद माँ को दुखी देख करके उदास रहने लगे, यानी कि जब उनके पिताजी मर गए तो इनकी माँ बहुत ज्यादा उदास होने लगी, उदास रहने लगे, और इनको भी दुख होने लगा, क्योंकि माँ को दुखी है। अगर घर के किसी सदस्य, अगर एक सदस्य अगर हमेशा रोते रहे, दुख रहे, तो बाकी सारे सदस्य दुखी हो जाते हैं। तो उनको भी दुखी हुआ, उदास रहने लगे, क्योंकि उनके मरते ही खराब दिन शुरू हो गया। जब उनके पिताजी मरे तो उनके घर में खराब दिन क्या हो गया? शुरू हो गए। भोजन वस्त्र का घोर अभाव हो गया, भोजन का वस्त्र का सारा चीज का क्या हो गया? अभाव हो गया, यानी कि खत्म हो गया। अब इनके पास बिल्कुल ना के बराबर मिलने लगा। उनके घर में एक शंभू चचा रहते थे, और शंभू चचा जो थे शौकिया मिजाज के, शौकिया कह सकते हैं कि ये शौकीन मिजाज के, या आप अंग्रेजी में बात करें तो फैशनदार थे, है ना, फैशन के मिजाज के थे, यानी हमेशा फैशन करते रहते थे, ये कह सकते हैं आप। कहता है कि शंभू चाचा शौकिया मिजाज के कारण, कहता है कि डूब गए, कर्ज में डूब गए। कहता कारण क्या में डूब गए? कर्ज में डूब गए थे। याद रखिए ये बात, पहले एकदम समझिए। कहता शंभू चाचा शौकिया मिजाज के कारण कर्ज में डूब गए, और उसी समय चाचा जी के 2 बच्चे थे, चाचा जी के बच्चे थे, जो इसमें 2 बच्चे मर गए। चाचा जी के 2 बच्चे की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पहली बात तो ये समझेंगे कि 54 साल के एज में इनके पिताजी मर गए। पिताजी मर गए तो उनके माताजी दुखी रहने लगे, उनके वजह से भी दुखी रहने लगे। साथ में इनके चाचा जी क्या थे? इनके जो चाचा जी थे ये बिल्कुल शौकिया मिजाज के थे। शंभू चाचा जी शौकिया मिजाज के थे, और एक शौकिया मिजाज यानी फैशनदार के चक्कर में एक कर्ज में डूबे हुए थे, और उसी टाइम इनके घर में 2 बच्चे की मौत हो गई और मृत्यु हो गई, और बच्चे की मृत्यु से हताश हो गए। कौन? शंभू चाचा। और शंभू चाचा हताश होकर के और पंडित बिरजू महाराज के अम्मा को, यानी मम्मी को, माता जी को डाइन कहने लगे। अब आपको पता होना चाहिए कि डाइन कहने लगे, और डाइन कहते किसको है? जब कोई किसी को, देहाती भाषा में एक बात होता है कि जब कोई लेडीज या कोई जेंट्स हो किसी को डाइन कर रहा है, का मतलब ये समझ रहा है कि उसके वजह से कोई दुर्घटना घट रहा हो, है ना। तो इनके मम्मी को डाइन करने लगे, यानी कि उनके मम्मी के वजह से ये शंभू चाचा के कौन मर गए? शंभू चाचा के 2 बच्चे और इनके पति जो है डेट किए हैं, जो इनके यानी कि पंडित बिरजू महाराज के मम्मी के वजह से मर गए, तो इसीलिए इनको डाइन कहने लगे। आगे अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि इसीलिए मैं माँ को लेकर नेपाल चला गया। जब उनको सब डाइन करने लगा, यानी कि शंभू चाचा ये सब डाइन करने लगे, और जब पता होना चाहिए कि घर के एक सदस्य अगर डाइन करने लगे या कुछ बड़ा भला बुरा करने लगे, तो आस पड़ोस या अगल बगल के जो टोला मोहल्ला के होंगे
वो लोग भी आपको कुछ ना कुछ बोलते ही बोलते हैं। तो ये सभी जगह के नियम है। तो इसीलिए वो उनको क्या ले गए, यानी कि पंडित बिरजू महाराज अपनी माँ को नेपाल लेकर चले गए। कहता इसके बाद मुजफ्फरपुर गए, इसके बाद कहाँ गए, मुजफ्फरपुर गए, और फिर अम्मा बांसबरेली इसीलिए लेकर गई। कहता है कि मुजफ्फरपुर गए और फिर अम्मा जो है बांसबरेली लेकर चले गए। कहाँ लेकर चले गए, बांसबरेली लेकर चले गए। वहां इसीलिए लेकर गए कि वहां नाचेगा तो इनाम मिलेगा। बांसबरेली इसीलिए लेकर गए अम्मा कि वहां अगर नाचेगा तो क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा, कुछ पैसा कौड़ी मिलेगा, जो खाने पीने और के लिए सब्जी के लिए कुछ हो जाएगा। तो कहता है कि ऐसी हालत में, कहता है कौन, आर्या नगर में 50 रुपए के 2 ट्यूशन की। अब वहां पर गए तो वहां कुछ इनाम मिलेगा, इसके वजह से वहां गए। लेकिन इसी ऐसी ही हालत में आर्या नगर में 50 रुपए के 2 ट्यूशन किए। कितने ट्यूशन, 2 ट्यूशन 50 रुपए के की। और इस प्रकार 50 रुपए में काम करके किसी तरह पढ़ता रहा। इसी तरह 50 रुपए में काम करके किसी तरह क्या करते रहे, पढ़ते रहे। सीताराम नाम का एक लड़का था और उस लड़के को डांस से सिखाते थे। सीताराम नाम का कोई लड़का था और उस लड़के को ये पंडित बिरजू महाराज डांस सिखाते थे। और बदले में वो लड़का जो है सीताराम, वो पंडित बिरजू महाराज जी को कुछ पढ़ा दिया करता था उनके बदले में। कहता है कि सीताराम नाम के एक लड़के था और लड़के को ये डांस सिखाते थे और वह उन्हें पढ़ा देता था, यानी कि वह लड़का जो है बदली में इनको पढ़ा देता था। कहता है कि अभाव बस, कहता है कि अर्थाव में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हुई, यानी कि अर्थ भाव बस कह सकते हैं, या एक बेकार स्थिति की वजह से कह सकते हैं कि ठीक ढंग से पढ़ाई भी ना हो पाई, नौकरी भी नहीं मिलती, नौकरी भी है वो नहीं मिलती थी। और पिताजी के समय से चाचा जी अलग रहते थे। आज से नहीं, ये पिताजी जिंदा थे उसी टाइम से चाचा जी, शंभू चाचा जो है वो अलग रहते थे। और दादी के साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं था। दादी और चाचा के जो है दोनों के बीच का जो व्यवहार वो अच्छा नहीं था। कब, जब चाचा जी जो है उनके पापा हैं वो दोनों सब साथ में रहते थे उसी टाइम, यानी जिंदा थे तब की बात है। आगे अगर बात हम लोग करें तो ये कह सकते हैं कि 14 बरस इधर उधर गुजारे, यानी कौन, ये पंडित बिरजू महाराज। और इधर उधर गुजारने के बाद पुनः फिर अपने देश यानी कि अपने शहर चले गए लखनऊ में। कहता है 14 बरस की उम्र में पुनः, 14 बरस की उम्र में ये कहते हैं कि पुनः मतलब फिर से लखनऊ आ गए और कपिला जी के सहयोग से संगीत भारती एकेडमी में, यानी संगीत भारती में काम करना आरंभ कर दिए, यानी शुरू कर दिए। और वहां पर निर्मला जी से मुलाकात हुई। वहीं पर किससे मुलाकात हुई, निर्मला जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कथक डांस करने की सलाह दी। निर्मला जी से मुलाकात हुई और निर्मला जी जो है वो कथक डांस करने के लिए क्या दी, सलाह दी। कहता है कि मैंने नौकरी छोड़कर भारतीय कला मंदिर में क्लास करने लगा। मैंने, पंडित बिरजू महाराज बोल रहे हैं कि मैंने नौकरी को छोड़ दी और नौकरी को छोड़ करके और भारतीय कला मंदिर में क्लास करने लगा, यानी क्लास शुरू कर दिए। वहां पूरे मन से तालीम ली। तालीम मतलब कहते हैं कि उन्होंने पूरे मन से उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दिए। पूरे मन से तालीम मतलब ज्ञान प्राप्त करने लगे, सीखे। कहता है कि मेरी तालीम देख करके, यानी मेरी ज्ञान को देख करके, मेरी तालीम देख करके, और महाराज जो है, महाराज की तरफ से वहां की लड़कियां भी क्या होने लगी, आकर्षित होने लगी। लड़कियां आकर्षित मतलब लड़कियां हैं जो उनके तरफ खींचे आने लगे। आगे की अगर बात करें तो ये देखेंगे कि ऑल बंगला म्यूजियम कॉन्फ्रेंस जो कलकत्ता में हुई थी, ऑल बंगाल म्यूजियम जो है कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में नाच में मेरे भाग्योदय, यानी कि मेरे भाग योदय से, मेरे भाग वहां से उदय हो गया, यानी मेरे भाग वहां से खुला और वो नाच से मेरे भाग क्या हुए, खुल गए। और वहां काफी प्रशंसा मिली। काफी प्रशंसा मतलब बड़ाई, यानी वहां से फेमस होना शुरू हो गए। कहता तमाम मतलब जितने अखबार थे उन सभी अखबारों ने कार्यक्रम की प्रशंसा की। वहां के जितने अखबार थे, जितने पेपर, न्यूज़पेपर थे, उन सभी अखबारों में इनकी प्रशंसा, बड़ाई की लहर दौड़ी और सभी अखबार वालों ने इनकी बड़ाई की। कहता है आगे कि ईश्वर की कृपा से कलकत्ता, मुंबई, मद्रास सभी जगह इज्जत होने लगी इनका। 27 साल की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला। 27 साल के एज में इनको क्या मिला, संगीत नाटक अकादमी
अवार्ड मिला। आगे कहता है कि मैं जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, बर्मा की भी यात्रा की, लेकिन एक बार अमेरिका में दो चार बार या दो चार जगह पर कार्यक्रम किए थे। कहता है एक बार अमेरिका में दो चार जगह पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया और एक जगह वहां हांफते हुए एक आदमी मेरे तरफ दौड़ते हुए आया। एक बार ऐसा हुआ कि एक हांफते हुए आदमी है जो इनके तरफ बिल्कुल दौड़ते हुए आया, और दौड़ते हुए आया तो इन्होंने बोला यानी कि मैंने कहा, कौन ये बोल रहे हैं, पंडित बिरजू महाराज बोल रहे हैं कि मैंने कहा उस आदमी से, यानी कि जो हांफते हुए आया उसके से बोला कि मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहोगे क्या? क्या बोले कि मेरे साथ फोटो खिंचाना है तुम्हें, फोटो खिंचाना क्या है तुम्हें? तो ये बोले, तो वहां के जो लड़का था, जो आदमी हांफते हुए दौड़ते हुए आया, वो बोला यस यस। अब लड़का बेहाल हो गया, वो बोला यस यस, वो फोटो खिंचाना चाहता था और वो लड़का जो है अब क्या हो गया, बेहाल हो गया। और इस प्रकार पाकिस्तान में भी, यानी जब पाकिस्तान, ये तो अमेरिका की बात था, अब पाकिस्तान जब गए, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए, तो वहां पाकिस्तान में कोई खातून थी, यानी कोई वहां पर भी एक लड़की थी, कोई खातून नाम की, खातून कह सकते हैं कि एक खातून थी, एक लड़की थी, जो पूरे हॉल में उसकी आवाज गूंज गई और गूंज करके आई, क्या बोलती है, सुभान अल्लाह, मतलब मेरे नाच के आशिक बहुत हैं, और मेरे नाच के ही नहीं, मेरे भी आशिक बहुत हैं। ये बोलते हैं कौन? पंडित बिरजू महाराज बोलते हैं कि मेरे, इसका मतलब यह है कि मेरे नाच के आशिक बहुत हैं और साथ में मेरे भी आशिक बहुत हैं, है ना। आगे का देखिए, इनके बारे में अगर बात करें तो पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि मुझे ऊंचाई तक ले जाने में, मुझे इस ऊंचाई तक ले जाने में, मुझे नाच के प्रोग्राम में फेमस कराने में, इस ऊंचाई तक ले जाने में मेरी माँ का सबसे बड़ा हाथ रहा है। कहता है कि मुझे इस ऊंचाई तक ले आने में अम्मा का बहुत बड़ा हाथ है, और वही जो अम्मा है, जो बुजुर्गों की तारीफ करके, बुजुर्गों की कहानियां सुना करके इन्हें मोटिवेट करते रही, है ना। कहता है कि वही बुजुर्गों की तारीफ करके मुझे क्या की, उत्साहित करती रही। उत्साहित का मतलब होता मोटिवेट करना, यानी मोटिवेट करती थी, है ना। और वही वाकई में गुरु और माँ थी, वही जो है मेरी अम्मा, जो वाकई में मेरी गुरु भी रही और मेरी माँ भी रही। क्लियर? ये इतना तक रहा बाबू। इसके बाद ये कहानी बिल्कुल खत्म होता है और आप सबको बिल्कुल अगले वीडियो में मिलेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना ज्यादा हो उतना शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू।